हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट। मेरा नाम है अभिषेक। तो ये है राइट टू एजुकेशन के ऊपर सेकंड वीडियो। इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुकी है राइट टू एजुकेशन की, उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा। थोड़ा सा स्टार्टिंग कर दी थी कि किस किस तरह से राइट टू एजुकेशन जो है वो आर्टिकल 21 में आया है ना, और कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड क्या रहा, ये हमने सब फर्स्ट वीडियो में उसकी कवर कर लिया था। आज हम सेकंड वीडियो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा गाइस कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारी वीडियोस मिलती रहे। बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लेट्स क्रैक इट का एक फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको सारे अपडेट्स वहाँ पे मिलते रहें, सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस वहाँ पे मिलते रहें, आपको कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, जिससे कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन, जितने भी आपके आने वाले एग्जाम्स हैं उत्तराखंड में हो, चाहे उत्तराखंड से बाहर के हों, चाहे यूपीएससी की आप प्रिपरेशन कर रहे हो या उत्तर प्रदेश की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी एग्जाम्स की तैयारी आप अच्छे से कर पाएंगे। अभी अगर आपने देखा होगा तो एमपी में भी अभी फॉर्म निकले हैं 10 जनवरी से। तो अगर आप एमपी में फॉर्म भरना चाहते हैं एमपीपीसीएस में, तो आप उसको भी फिल कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात और बताऊंगा गाइज कि लोअर पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन का बैच चल रहा है। तो जो स्टूडेंट्स लोअर पीसीएस मेंस की तैयारी करना चाहते हैं वो उस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। वो पेड ग्रुप होगा, उसमें आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी, एसे राइटिंग प्रैक्टिस होगी, लेटर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, हर तरह से प्रैक्टिस होगी। टेस्ट सीरीज़ भी उसमें इंक्लूडेड है, तो सब चीज़, मेंस की टेस्ट सीरीज़ भी है उसमें, तो सब चीज़ उसमें इंक्लूडेड है। तो आप चाहते हैं तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं लोअर पीसीएस मेंस के लिए। चलिए, कुछ हमने इसमें कवर कर चुके थे, आज चलते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था लास्ट वीडियो में। हमने ये पढ़ लिया था कि किस किस तरह से रिजर्वेशन है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का, यानी कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनके लिए किस तरह से आरक्षण है उच्च शिक्षा में। उसके बाद हम देखते हैं क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, स्टेप्स क्या क्या लेने चाहिए। सबसे पहले आता है कि माइनॉरिटी रिलीजियस स्कूल्स नीड टू बी ब्रॉट अंडर द आरटी। कि राइट टू एजुकेशन के अंदर जो माइनॉरिटी रिलीजियस स्कूल्स हैं, माइनॉरिटी हिंदुइज्म धर्म को छोड़ के बाकी जितने धर्म हैं वो सब माइनॉरिटी रिलीजन है, चाहे वो मुस्लिम्स हों, यानी कि मुस्लिम धर्म नहीं है, इस्लाम धर्म है, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, है ना, और सिखिज़म है, जैनिज़्म है। तो इनके जितने भी रिलीजियस स्कूल्स बने हुए हैं, जितने भी माइनॉरिटी रिलीजियस वालों के जो स्कूल बने हुए हैं, उसको भी राइट टू एजुकेशन के अंदर लाना चाहिए। ज़्यादा फोकस करना चाहिए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अगर आपको पता हो, निष्ठा करके एक प्रोग्राम चलाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो आप ये लिख सकते हैं कि निष्ठा एक प्रोग्राम चलाया गया है टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नीड टू बी एम्फेसाइज्ड ओवर क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन। बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही अप्रोप्रिएट पॉइंट है, बिल्कुल सही पॉइंट है कि हमें एजुकेशन की क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए, ना कि एजुकेशन की क्वांटिटी पे। हमें इस चीज़ से मतलब नहीं होना चाहिए कि हमने कितने लोगों को शिक्षित कर दिया। वो अच्छी बात है, कितने लोगों को शिक्षित कर दिया, वो अच्छी चीज़ है कि अगर आप देख रहे हैं, लेकिन उन जो शिक्षित लोगों को आप जो शिक्षा दे रहे हैं वो किस क्वालिटी की है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। स्टेप्स शुड बी टेकन टू मेक द टीचिंग प्रोफेशन अट्रैक्टिव। कि इस तरह से कदम उठाने चाहिए जिससे कि लोगों के अंदर जो टीचिंग प्रोफेशन है, टीचिंग एज अ सर्विस, उसमें अट्रैक्शन है। क्योंकि टीचिंग अपने आप में एक सेवा है। अगर आप कोई देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से कोई पढ़ाता है, बहुत ही कोई अच्छे से अंदर से अगर उसको कोई दिल में है उसके कि भाई मुझे पढ़ाना है, तो वो जो टीचिंग प्रोफेशन है वो उसके लिए अट्रैक्टिव भी हो, क्योंकि वो जो उसका मन है वो तो वो कर रहा है, लेकिन उसकी फैमिली कैसे चलेगी, है ना, उसके लिए फैमिली के लिए भी उसको थोड़ा बहुत पैसा चाहिए। तो टीचिंग प्रोफेशन उसका अट्रैक्टिव करें, कुछ इस तरह से कदम उठाने चाहिए। सोसाइटी एज अ होल नीड्स टू बी सपोर्टिव ऑफ एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विदाउट बायस। तो बिना किसी मतभेद के समाज को सपोर्ट में आना पड़ेगा बच्चों की एजुकेशन के लिए। क्या वे फॉरवर्ड है? इट हैज़ बिन 10 ईयर्स। 2009 से अगर आप देखें तो 2019, अब 2021 में हम 2022 में बैठे हैं, तो 10 साल से ऊपर हो गए हैं। बीन 10 ईयर्स सिंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटी, बट इट कैन बी सीन दैट इट स्टिल हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो टू बी कॉल्ड सक्सेसफुल। है ना, अभी भी इसमें काफ़ी काम करने की ज़रूरत है और ये ज़रूरत पड़ती रहेगी। क्रिएशन ऑफ अ कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर एंड सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज वुड पेव द वे फॉर अ बेटर फ्यूचर फॉर इंडिविजुअल्स एज वेल एज द नेशन एज अ होल। तो यानी कि कई सारी चीज़ें अभी भी इसमें करने की ज़रूरत है, तभी जाके ये आगे बेटर वे में काम कर सकता है। देखते हैं नो डिटेंशन पॉलिसी के ऊपर कि नो डिटेंशन पॉलिसी क्या थी। हालांकि मैं पिछली वीडियो में थोड़ा बहुत बता चुका था, वापस देखते हैं। तो नो डिटेंशन पॉलिसी 2009 के एक्ट के तहत आई। इसमें यह कहा गया कि बच्चों को कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन किया जाएगा, सीसीई पैटर्न होगा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2010 में। इस पॉलिसी के तहत स्टूडेंट्स अप टू क्लास 8 आर ऑटोमेटिकली प्रोमोटेड। है ना, 8वीं क्लास तक बच्चे को, फर्स्ट क्लास में अगर वो एडमिशन लेता है तो 8वीं क्लास तक उसको प्रमोट करते चले जाएंगे, चाहे वो लायक भी ना हो प्रमोट करने के, यानी कि वो बिल्कुल ना पढ़ता हो, फेल हो रहा हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको प्रमोट करते चले जाएंगे टू द नेक्स्ट क्लास विदाउट बीइंग हेल्ड बैक इवन इफ दे डू नॉट गेट अ पासिंग ग्रेड। यानी कि अगर वो पास भी नहीं हो रहा है तब भी उसे अपनी क्लास में नहीं रोकेंगे, उसे आगे भेजते चले जाएंगे।
द पॉलिसी वॉज टू इंश्योर दैट नो चाइल्ड एडमिटेड इन अ स्कूल शेल बी हेल्ड बैक इन एनी क्लास। यानी कि पॉलिसी ये थी कि जो बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया, जिस बच्चे का एक बार स्कूल में दाखिला हो गया, उसे क्लास में नहीं रोकना है ना, शेल बी हेल्ड बैक इन, है ना, उसको रोकना ही नहीं है, ये एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल, ना स्कूल से निकालना है अंटिल द कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। देखिए इस स्टेप को उठाया तो गुडविल में था कि कोई बच्चा ये सोच के स्कूल ना छोड़ दे कि मुझे तो मैं पास नहीं हुआ, मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ, या कोई बच्चा ऐसा ना हो कि उसको स्कूल से निकाल दो। पहली बात तो बच्चे स्कूल ही नहीं आ रहे, है ना, अगर स्कूल आ गए हैं तो आप अगर टीचर स्कूल से निकाल देंगे तो गलत बात है। तो अब वो यहाँ पे ये कोशिश कर रहे थे इस योजना के तहत, इस पॉलिसी के तहत, नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत, कि बच्चा जो है वो पास होता चला जाए, उसके अंदर मोटिवेशन आए कि भाई मैं पढ़ूंगा और पास हो जाऊंगा। लेकिन इसका एक गलत भी यूज़ हुआ कि बच्चों को जब से ये पता चला कि भाई हमें पास तो हो ही कर देते हैं, या टीचर को जब टीचर्स ने कहा बच्चों से भाई पास तो तुम हो ही जाओगे चाहे तुम पढ़ो या ना पढ़ो, तो बच्चों के दिमाग में आया कि भाई हम क्यों पढ़ें, है ना। तो कई सारे मास ऑफ स्टूडेंट्स ने सोचना शुरू कर दिया कि इस पॉलिसी की वजह से हमें तो पास तो कर दिया जाएगा, तो इससे क्या हुआ कि क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पे नहीं है, हमने सिर्फ क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन पे ध्यान दिया। रिसेंटली इसको रिमूव कर दिया गया आरटी अमेंडमेंट एक्ट 2019 से, जो कि बहुत ही अच्छा कदम था कि नो डिटेंशन पॉलिसी को 2019 के एक्ट से खत्म कर दिया गया। अगर आपसे कोई सवाल पूछता है कि क्या अभी भी नो डिटेंशन पॉलिसी है, तो आप कहेंगे नहीं है, 2019 के एक्ट से इसको खत्म कर दिया गया। एजुकेशन सेक्टर को किस तरह से इंप्रूव किया गया, इतने कुछ सालों में क्या क्या काम किया गया, तो देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज लर्निंग, है ना, विषयवार किस तरह से सीखे जा रहे हैं। इन ऑर्डर टू फोकस ऑन क्वालिटी एजुकेशन, सेंट्रल रूल्स टू द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009 हैज़ बीन अमेंडेड। इसको अमेंड किया गया टू इंक्लूड रेफरेंस ऑन क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज लर्निंग आउटकम्स। तो यानी कि जो राइट ऑफ चिल्ड्रन था कि भाई फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिलेंगी 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को, आरटी एक्ट 2009 के तहत, और आर्टिकल 21A में इसको लिख दिया गया। तो उसमें क्लास वाइज और सब्जेक्ट के हिसाब से बच्चे को लर्निंग आउटकम बनाया गया कि भाई किस तरह से उसका सिलेबस तैयार होगा, किस तरह से वो चीज़ें पढ़ेगा। लर्निंग आउटकम्स हर क्लास के लिए हर लैंग्वेज में बनाया गया, जैसे कि हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, मैथ्स के लिए, इन्वायरमेंटल साइंस के लिए, साइंस के लिए, सोशल साइंस के लिए, यानी जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे गणित हो, पर्यावरण विज्ञान हो, साइंस हो, समाज विज्ञान हो, समाज, सबके लिए इसको बनाया गया। These would serve as a guideline for state and UT to ensure that all children acquire appropriate learning level। यानी कि सभी बच्चों के लिए, कि हर स्टेट को और हर यूटी को कहा गया, हर यूनियन टेरिटरी को कहा गया कि भाई आप यहाँ पे जितने बच्चे हैं सब तरीके से पढ़ते रहें। फिर एक किया गया नेशनल अचीवमेंट सर्वे, तो इसको एनसीईआरटी ने करा। इंपॉर्टेंट बात है कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे कौन कंडक्ट करवाता है, एनसीईआरटी कंडक्ट करवाता है। किस किस क्लास के लेवल पे, 3rd क्लास पे, 5th क्लास पे, 8th क्लास पे और 10th क्लास पे, यानी 4 बार करवाता है। 3री क्लास पे, 5वीं पे, 8वीं पे, 10वीं पे, इन पे नेशनल अचीवमेंट सर्वे होता है, जिसमें ये देखा जाता है कि बच्चे की नॉलेज कितनी है। तो अगर बच्चा अच्छा पढ़ रहा होगा, यानी कि उसको जो टीचर्स अच्छा पढ़ा रहे होंगे, तो बच्चा भी अच्छा परफॉर्म करेगा, तो वो बच्चे की क्वालिफिकेशन से पता चल जाएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स की क्वालिफिकेशन पे ध्यान दिया गया। सेक्शन 23 क्लॉज 2 ऑफ द आरटीई एक्ट हैज़ बीन अमेंडेड। जो सेक्शन 23 क्लॉज 2 है आरटीई एक्ट का, उसको अमेंड किया गया टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग फॉर अनट्रेंड एलिमेंट्री टीचर्स, है ना, कि इन सर्विस यानी कि सर्विस में रहते रहते उन टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी जो कि एलिमेंट्री टीचर्स, यानी कि जो 1 to 5th क्लास के टीचर्स या 1 to 8th क्लास के टीचर्स को ट्रेनिंग पहले नहीं मिली हुई थी, तो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। एज पर अवर अमेंडमेंट, all untrained in-service teachers working in government aided, private and aided schools should acquire minimum qualification। तो यानी कि जो भी सरकारी स्कूल्स में, सरकारी एड से जिसको जो स्कूल चल रहे हैं, प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स हैं, सभी टीचर्स में जिसमें भी कौशलता की कमी है, उनके अंदर वो उनको ट्रेनिंग देके उसको बढ़ा दिया जाएगा। चौथा है कि बीएड का डिग्री स्ट्रक्चर चेंज किया। हालांकि बीएड का डिग्री स्ट्रक्चर हम वापस जब हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ेंगे 2020 में जो आई नई शिक्षा नीति, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस करें। अभी तो हम राइट टू एजुकेशन को पढ़ रहे हैं। तो एक 4 साल का बीएड का इंटीग्रेटेड कोर्स बनाया गया, जिससे कि क्वालिटेटिव, देखिए अभी बीएड होती है 2 साल की, तो अब ये 4 साल का एक इंटीग्रेटेड कोर्स बनाया गया बीएड का, जिसमें कि क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट होगा टीचर के एजुकेशन प्रोग्राम में, है ना। क्वालिटेटिव यानी कि क्वालिटी, यानी कि गुणवत्ता आएगी उसके काम में। हैज़ बीन कॉन्सेप्चुलाइज्ड, इसको कॉन्सेप्ट में लाया गया। एंड रेगुलेटर्स फॉर दिस कोर्स हैज़ बीन पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गजट, 2019 में इसको गजट में पास कर दिया गया, पेश कर दिया गया। इंटरनेशनल एक्सपोजर की बात की जाए तो गवर्नमेंट ने, यूपीए गवर्नमेंट ने पीसा के अकॉर्डिंग जो भी एग्ज़ाम होता था, ये ओईसीडी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पीसा का एग्ज़ाम करवाती है, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट। इसमें देखा जाता है कि इसमें क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन ओईसीडी पीसा के तहत पूरे भारत में से कुछ बच्चों को चुन लेगी, खुद चुनती है। हम नाम नहीं भेज सकते, ये हमने भी नाम भेज दिए। उन नामों से भी वो हम नाम भी नहीं भेजते। उसमें क्या करते हैं कि वो ऑटोमेटिकली अपने यहाँ से अपने स्टूडेंट्स को ले लेंगे, भारत के स्टूडेंट्स को कुछ को उठाएंगे और उनसे उनकी टेस्ट देखेंगे। अगर वो हमसे नाम मांगेंगे तो हम तो फिर बेस्ट बच्चों का नाम देंगे,
तो इसमें पीसा के तहत क्या होता है कि वो किसी भी रेंडमली स्टूडेंट्स का नाम ले लेते हैं और उनका टेस्ट होता है, इंटरनेशनल टेस्ट होता है, पेरिस में होता है शायद। तो अगर वो पेरिस में हो रहा है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, इसको पेरिस में होता है वो। तो अब इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि बच्चे की क्या परफॉर्मेंस है। पहले क्या हो रहा था कि जब यूपीए गवर्नमेंट थी उसके दौरान देखा गया कि इसकी टीचिंग एजुकेशन में जो पीसा का रिकॉर्ड आ रहा है इंडिया का, वो बहुत ज़्यादा पुअर था। जब वो बहुत ज़्यादा पुअर था तो यूपीए गवर्नमेंट ने ये एलिगेशंस लगाते हुए कि वो इंडिया को पीछे दिखाना चाह रहे हैं, उस पीसा एग्रीमेंट से बाहर निकल गए। ओईसीडी का जो पीसा एग्जाम होता है उससे हम बाहर निकल गए, इंडिया ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया अंडर द यूपीए गवर्नमेंट। वापस से जब एनडीए गवर्नमेंट आई इन 2014, उन्होंने कहा कि नहीं, हम पीसा एग्जाम करवाएंगे और हम देखेंगे कि हमारे बच्चों का लेवल कितना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम, यानी वापस से डिसाइड किया प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का। जो कंडक्ट कौन करता है? ओईसीडी कंडक्ट करता है। और ये कब कंडक्ट किया गया था? 2021 में। पीसा एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट है कि कितना कॉम्पिटेंट है बच्चा, है ना, कितना योग्य है। विच अनलाइक कंटेंट बेस्ड असेसमेंट मेजर्स द एक्सटेंट टू विच स्टूडेंट्स हैव एक्वायर्ड की कॉम्पिटेंसी, यानी कि ये नापता है कि बच्चे के अंदर कितनी स्किल्स आ गई हैं, कितने की कॉम्पिटेंसी यानी कितनी योग्यता उसके अंदर आ गई है। दैट आर एसेंशियल फॉर फुल पार्टिसिपेशन इन मॉडर्न सोसाइटी, यानी कि आधुनिक समाज में रहने के लिए जो कॉम्पिटेंसी, जो योग्यता उसे चाहिए, क्या उसके अंदर आ गई या नहीं आ गई, ये सब चीज़ पीसा का जो एग्ज़ाम है वो टेस्ट करता है। आप इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा कि पीसा के बारे में क्या है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। लर्निंग्स फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन पीसा हेल्प टू इंट्रोड्यूस कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जामिनेशन, रिफॉर्म इन द स्कूल सिस्टम, कि स्कूल सिस्टम में थोड़े से चेंजेस आ जाए, रिफॉर्म आ जाए, सुधार आए। हेल्प मूव अवे फ्रॉम रोट लर्निंग, और जो रट्टा मार वाली पढ़ाई थी उससे हमें दूर जाना है और समझ वाली पढ़ाई की तरफ जाना है। अगर आप इस पीडीएफ को, इस वीडियो को देख के रट लेंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप इसका एक्सटेंड समझो कि राइट टू एजुकेशन कहना क्या चाहता है ना। आप इसको समझेंगे तो आप रोट लर्निंग से दूर जाएंगे, जो कि एक अच्छी चीज़ है। सीबीएसई ने और एनसीईआरटी जो है वो इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है, हेल्प करती है। कल्चरल फेस्टिवल के थ्रू काम करना शुरू करा इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस और सेलिब्रेट करने के लिए रिच कल्चरल डाइवर्सिटी। भारत की जो इतनी बढ़िया कल्चरल डाइवर्सिटी है, सांस्कृतिक विरासत है, हमारी विविधता है, रंगोत्सव मनाया जाने लगा। रंगोत्सव हेल्ड किया गया 2018 में स्कूल्स में, जिसमें सभी स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने और दूसरे लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। रंगोत्सव इज फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग अ नॉन जजमेंटल प्लेटफॉर्म फॉर द पार्टिसिपेंट्स टू एक्सप्लोर एंड एक्सप्रेस देयर आर्टिस्टिक, यानी कि यहाँ पे जजमेंट नहीं होगा। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि कौन अच्छा कौन बुरा, लेकिन सभी पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे और वो एक्सप्लोर करेंगे और एक्सप्रेस करेंगे अपने आर्टिस्टिक माइंड्स को, यानी कि उनका दिमाग किस तरह से आर्टिस्टिक चलता है, उन सब चीज़ को वो पार्टिसिपेट करेंगे। किस किस तरह के थ्रू? डांस के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू, थिएटर के थ्रू, पेंटिंग के थ्रू, क्राफ्ट मेकिंग, है ना, ये सब काम वो करेंगे। फिर ग्रेडिंग सिस्टम की बात की जाए तो इन ऑर्डर टू ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल एजुकेशन सिस्टम, स्टेट्स ने और यूनियन टेरिटरीज ने और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने क्या काम किया? 70 इंडिकेटर पे काम किया। और 70 इंडिकेटर पे काम करके उन्होंने क्या बनाया? एक परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स बनाया, जिसमें सभी स्टेट को, यूनियन टेरिटरीज को ग्रेड करना शुरू कर दिया कि कहाँ के स्कूल कितने बढ़िया, कहाँ के बच्चे कितने पास हो रहे हैं, कितने बढ़िया हैं। इंडिकेटर्स चूज़ किए गए बहुत ज़्यादा कंसल्टेशन के बाद कि भाई कौन कौन से इंडिकेटर होने चाहिए। जो 70 इंडिकेटर चूज़ किए गए, दिस ग्रेडिंग सिस्टम विल असेस द स्टेट और यूटी टू आइडेंटिफाई द गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए काम किया गया, और डिज़ाइन एप्रोप्रिएट इंटरवेंशन टू ब्रिज देम, कि कहाँ पर कमी है, उन कमियों को पूरा करने के लिए, उन कमियों को भरने के लिए पहले देखी गई कि कमियाँ क्या हैं, उसके ऊपर फिर बाद में कदम उठाए गए। इंटीग्रेटेड डेटा, यानी कि डेटा को इकट्ठा कर लिया गया। टाइमली और एक्यूरेट डेटा इज़ द बेसिस ऑफ साउंड एंड इफेक्टिव प्लानिंग। सिंपल सी बात है, आज के टाइम पे मेटा डेटा जो है, एक टर्म आती है मेटा डेटा, जिस पे बड़ी बड़ी कंपनीज काम करती हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, है ना, गूगल हो गया, या आप कह सकते हो अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है। तो जितनी भी कंपनीज़ हैं ये मेटा डेटा पे काम करती हैं। मेटा डेटा आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में थोड़ा सा आप और पढ़ सकते हैं कि ये मेटा डेटा क्या है, और पढ़ने के बाद उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर, उसको कमेंट सेक्शन को हरा भरा कीजिएगा, और जो आप पढ़ेंगे मेटा डेटा के बारे में उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। टाइमली एंड एक्यूरेट डेटा ही एक बेसिस है। टुवर्ड्स दिस एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ वेल फंक्शनिंग एंड सस्टेनेबल एजुकेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस टुडे। तो अब यहाँ पे एक इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा, किसका? स्थापना की गई, किसकी? वेल फंक्शनिंग, जो बहुत अच्छे से काम करती हो, सस्टेनेबल, जो आगे आने वाले समावेशी, जो आगे आने वाले काम कर सकें। क्या चीज़? एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि इसको यूडाइस बोलते हैं या यूडाइस प्लस बोलते हैं, कि यानी कि इसमें क्या हुआ कि किस तरह से पढ़ाई का मैनेजमेंट हो रहा है पूरे भारत में, उसकी रैंकिंग या उसके जो जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सब इसके तहत आने लगे। 2018-19 में यूडाइस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया,
टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम ऑल स्कूल, सभी स्कूलों से डेटा को इकट्ठा करने के लिए एक यूडाइज एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, सो दैट इट बिकम्स एन इफेक्टिव टूल फॉर डिसीजन मेकिंग, जिससे कि डिसीजंस को लिया जा सके। ई लर्निंग मटेरियल फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, अब टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ई लर्निंग मटेरियल, क्योंकि कोरोना के टाइम पे हम स्कूल्स नहीं जा पा रहे थे, बच्चे स्कूल्स नहीं जा पा रहे थे, कॉलेजेस नहीं जा पा रहे थे, तो यानी वो क्या करें कि जिससे कि उनकी पढ़ाई लगातार चलती रहे। ऑनलाइन इज़ द सोल्यूशन, है ना। ऑनलाइन या ई लर्निंग मटेरियल अगर उस बच्चे को मिल जाएगा तो उससे वो सीख सकता है। तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री लर्निंग मटेरियल, जिससे कि उसको हेल्प हो सके स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, अपग्रेडिंग द स्किल्स ऑफ टीचर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, पहले नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट MHRD हुआ करता था, मानव विकास मंत्रालय, संसाधन मंत्रालय, इसको अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने डेवलप किया एक डेडिकेटेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, दीक्षा प्लेटफॉर्म, है ना। दीक्षा प्लेटफॉर्म उसने बनाया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, किसके लिए, स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए और टीचर्स की हेल्प के लिए। हाई क्वालिटी ई लर्निंग मटेरियल जो है स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, सब इस पर अपलोड किया जाएगा मिनिस्ट्री के द्वारा। दिस इज एक्सपेक्टेड टू सब्सटेंशियली ऑगमेंट द नॉलेज बेस ऑफ द स्टूडेंट्स एंड टेक्निकल स्किल्स ऑफ टीचर्स, है ना, एट नो एडिशनल कॉस्ट। इसमें कोई आपका पैसा खर्च नहीं होगा, इंटरनेट पे सब अवेलेबल होगा, आप वहाँ से डाउनलोड करिए और पढ़िए। तो ये टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, दोनों के लिए एक विन विन कंडीशन है, दोनों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। इनोवेशंस क्या होगा क्लासरूम की स्टडी में, क्या इनोवेशन आ सकता है इसमें, तो इसमें क्या इनोवेशन आएगा वो देख लेते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, है ना। गवर्नमेंट ने किसको लॉन्च किया, एक राष्ट्रीय आविष्कार अभियान लॉन्च किया 2015 में। क्या मोटिवेट करने के लिए और एंगेज करने के लिए 6 से 18 साल के बच्चों को, किसमें, साइंस में, मैथ्स में और टेक्नोलॉजी में, यानी कि प्रौद्योगिकी में, थ्रू ऑब्जर्वेशन, किसके थ्रू आप वहाँ पे कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू, इंटरफेरेंस के थ्रू, है ना। तो नॉट इंटरफेरेंस, इन्फ्रेंस के थ्रू, इन्फ्रेंस ड्राइंग, है ना, मॉडल बिल्डिंग, यानी कि आप ये सब चीज़ें बनाओगे और अपनी जो आपके अंदर जो आविष्कार है, यानी कि जो आपके अंदर एक जो साइंटिस्ट है, आप उसको निकाल के बाहर निकाल पाओगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो सपोर्ट्स स्टेट्स एंड यूटीज़, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी वो राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को सपोर्ट करेगी अर्ली ग्रेड रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए। अर्ली ग्रेड का मतलब हो गया कि जब छोटा बच्चा, यानी कि जो फर्स्ट सेकंड क्लास में बच्चा होता है, तो अर्ली ग्रेड में ही वो पढ़ना शुरू कर दे, लिखना शुरू कर दे, समझना शुरू कर दे, है ना, मैथमेटिक्स प्रोग्राम करे, वो सब चीज़ कर सके, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हेल्प करेगी, जिससे फंडिंग आ सके, आप अच्छे टीचर्स अपने यहाँ रिक्रूट कर सको, बच्चों को अच्छे से पढ़ा सको। और नाम दिया गया उसका पढ़े भारत बड़े भारत, है ना। इन फाउंडेशनल ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, जब बच्चे का फाउंडेशन होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब वो आता है, तब जो उसको स्कीम चलाएगी पढ़े भारत बड़े भारत, जिससे कि तहत बच्चे का जो दिमागी विकास है उसको बहुत तेज़ी से करवाया जा सके विद द हेल्प ऑफ टीचर्स। इंटरेक्टिव कंटेंट लाया गया स्कूल्स के लिए या स्टूडेंट्स के लिए, एक सिंगल पॉइंट रिपोजिटरी ऑफ रिसोर्सेज कॉल्ड ई पाठशाला, है ना। ई पाठशाला बनाया गया जिसमें NCERT टेक्स्ट बुक्स मिलेंगी आपको सारी। तो ई पाठशाला की ऐप भी आती है, आप अपने फ़ोन्स में डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें सभी NCERT की बुक्स जो हैं वो अवेलेबल मिल जाती हैं। ऑल एजुकेशनल रिसोर्सेज के लिए, जैसे कि टेक्स्ट बुक किताबें हो गई, ऑडियो सुनना है, वीडियो देखना है, पीरियोडिकल है ना, कुछ भी प्रिंट वाला मैटर या नॉन प्रिंट मटेरियल जो है वो सब आपको इसमें मिल जाएगा। ई पाठशाला NCERT की वेबसाइट, एक तरह से ऐप है, इस पर सारे NCERT की किताबें मिल जाती हैं। फिर एक चलाया गया मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, है ना, MOOC कोर्स चलाया गया टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया MOOC प्लेटफॉर्म, पॉपुलरली नोन एज स्वयं, है ना। स्वयं का मतलब है खुद से आप कर सको, स्टडी वेब्स फॉर एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, है ना, 2017 में लॉन्च किया गया। तो देखो आप ये कुछ भी आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं इसके बारे में, MOOC कोर्स हो गया, स्वयं हो गया, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये सब पढ़ाई से रिलेटेड है। ई पाठशाला किससे रिलेटेड है, पढ़ाई से रिलेटेड है ना। सब चीज़ ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत आती हैं सब चीज़ें। पोर्टल ऑफर कर रहा है कई सारे ऑनलाइन कोर्स स्कूल एजुकेशन के लिए और हायर एजुकेशन के लिए। जो ये MOOC कोर्स है, जो स्वयं पोर्टल है, ये किस चीज़ के लिए हेल्प करता है, ऑनलाइन कोर्स के लिए हेल्प करता है, स्कूल की पढ़ाई के लिए और जो हायर एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे उनके लिए, यानी कि जो आप देख सकते हैं BA MA कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनकी हेल्प होगी। NCERT डेवलप कर रहा है कोर्स मॉड्यूल MOOC का स्कूल एजुकेशन सिस्टम के लिए 12 सब्जेक्ट्स एरियाज़ में, जैसे कि अकाउंटेंसी हो गया, जो कॉमर्स वाले बच्चे पढ़ते हैं, है ना, बिजनेस हो गया, बिजनेस स्टडीज़ हो गया, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना। तो ये सब सब्जेक्ट्स हैं जो क्लास 9 से लेकर 12वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं। फिर कुछ एजुकेशन चैनल्स बनाए गए, जिन चैनल्स पे 24 आवर स्ट्रीमिंग होती है, आप अपने सब्जेक्ट्स वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो एक तो चलाया गया स्वयं प्रभा, DTH टेलीविज़न चलाया गया, 32 चैनल बनाए गए DD के, दूरदर्शन के, जिससे कि बच्चे वहाँ पे देख सकते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी NCERT का जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वो नेशनल कोऑर्डिनेटर है, जो टीवी पे चलने वाले सभी जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं DTH टीवी चैनल पे, एंड हैज़ स्टार्टेड फीडिंग 24/7, है ना, 24 घंटे 7 दिन एजुकेशन टीवी चलता रहता है, 2018 से काम कर रहा है। तो जिन लोगों को नहीं पता वो लोग इस चीज़ को जाके देखें, स्वयं प्रभा DTH टीवी।
गवर्नमेंट ने और क्या इनिशिएटिव लिए हैं और क्या एफर्ट्स किए हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ई विद्या स्कीम चलाई गई है आत्मनिर्भर भारत 2020 में। 2020 में प्राइम मिनिस्टर ई विद्या स्कीम चलाई गई, जिससे क्या हुआ, विच यूनिफाइज ऑल एफर्ट्स रिलेटेड टू डिजिटल ऑनलाइन ऑन एयर एजुकेशन टू एनेबल मल्टी मोड एक्सेस टू एजुकेशन। 2020 में ध्यान दीजिए कि 2020 के महीने में लॉकडाउन लगा हुआ था, कोरोना की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या किया, उस टाइम पे गवर्नमेंट ने ई विद्या लॉन्च किया, जिसमें कि डिजिटली ऑनलाइन, है ना, आपको ऑन एयर एजुकेशन मिल सकती है, जिससे कि आप आगे पढ़ाई कर सकें। और कोरोना पेंडेमिक की वजह से, महामारी की वजह से जो हमारी स्कूल जाना कॉलेज जाना बंद हो गया है, उसकी वजह से आपकी पढ़ाई पे फ़र्क ना पड़े। हालांकि ये अपने आप में एक तरीका है सही, लेकिन ये इतना इफेक्टिव भी नहीं है जितना एक फिजिकल क्लासरूम में, जो छोटा बच्चा जब फिजिकल क्लासरूम में जाएगा तो उसमें वो ज़्यादा समझ पाएगा एज़ कंपेरिजन टू जब वो ऑनलाइन सीख रहा होगा। दीक्षा की अगर बात करें तो दीक्षा एक देश का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया, वन नेशन। प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है हर चीज़ में वन नेशन वन राशन स्कीम, है ना, हर चीज़ में वन नेशन और वन स्कीम लगा देती है वो। तो यहाँ पे उन्होंने वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म बना दिया। ये नेशन का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी ई कंटेंट, है ना, ई कंटेंट मिल जाए बच्चों को स्कूल एजुकेशन के लिए। तो जितने भी स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं, सब में। और क्यूआर कोड बना दिया गया, उसमें क्विक रेस्पॉन्स, क्यूआर का मतलब है क्विक रेस्पॉन्स कोड दे दिया गया। ऐसी टेक्स्ट बुक्स दी गई जिसपे ये थे। 35 ऑफ द 36 स्टेट्स एंड यूटीज़, जितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं सारे मिला के, उनमें से 35 जो हैं वो दीक्षा प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। वन ईयर मार्क स्वयं प्रभा टीवी चैनल, एक स्वयं प्रभा टीवी चैनल भी है, वो हर क्लास पे है, क्लास 1 से लेके क्लास 12वीं तक, हर क्लास से लेके क्लास 1 से लेके क्लास 12वीं तक के लिए, 12th क्लास तक के लिए, सभी क्लासेस के लिए एक एक स्वयं प्रभा टीवी चैनल बना दिया गया, जिसपे 24 घंटे 7 दिन कंटेंट शो होता रहेगा पर्टिकुलर क्लास का। अगर आप 10th का चैनल देख रहे हैं तो 10th क्लास का, 11th का चैनल देख रहे हैं तो 11th क्लास का, जिससे कि बच्चे जो हैं उससे तैयारी करते रहें। एक्सटेंसिव यूज़ होने लगा किसका, रेडियो का इस्तेमाल किया जाने लगा, कम्युनिटी रेडियो का। सीबीएसई ने पॉडकास्ट शुरू करे, है ना, शिक्षावाणी। शिक्षावाणी का मतलब क्या है कि पॉडकास्ट में कोई वीडियो नहीं दिखती, सिर्फ ऑडियो आएगी, आपको आवाज़ आती रहेगी और आवाज़ सुनते रहें, आप समझते रहें चीज़ों को। फिर आएगा स्पेशल ई कंटेंट, है ना, ई कंटेंट आएगा, विजुअली और हियरिंग इम्पेयर्ड डेवलप्ड ऑन डिजिटली एक्सेसिबल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि डेजी सिस्टम चलाया गया। तो पूछा जाएगा कि डेजी सिस्टम किसके लिए है, ये उनके लिए जो है जो विजुअली और हियरिंग इम्पेयर्ड है, यानी कि जो देख और सुन नहीं सकते, यानी कि बधिर और मूक जो बच्चे हो जाते हैं, तो वो जो फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे हैं या दिव्यांग जो बच्चे हैं, तो उनके लिए डेजी सिस्टम चलाया गया, स्पेशल कंटेंट बनाया गया उनके लिए NIOS की वेबसाइट पे और यूट्यूब पे। मिनिस्ट्री ने एक मनोदर्पण एक प्रोग्राम चलाया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक मनोदर्पण चलाया, कवरिंग अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ टू प्रोवाइड साइको सोशल सपोर्ट, है ना, बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, टीचर्स को सपोर्ट करने के लिए, फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए। कोविड के दौरान जो उनकी मेंटल हेल्थ पे जो फ़र्क पड़ रहा था और इमोशनल वेलबींग पे जो फ़र्क पड़ रहा था, तो उसके लिए मनोदर्पण चलाया गया। यानी मनोदर्पण का मीनिंग हो गया, अगर हिंदी में देखें तो मनो यानी मन और दर्पण मीन्स शीशा, तो मन का शीशा एक तरीके से काम हो गया कि आपके मन को समझने की कोशिश कर रहे हैं और आपके अंदर जो कोरोना के टाइम पे जो भी साइको सोशल प्रॉब्लम्स आई हैं या मेंटल प्रॉब्लम्स आई हैं साइकोलॉजिकली, उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्कीम चलाई, ये काफ़ी पुरानी स्कीम है। तो मिड डे मील स्कीम एक ऑन गोइंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मैं आपको बता चुका हूँ कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड वो स्कीम होती है जिसमें कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट देती है। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो स्कीम होती है जिसमें 100% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, है ना, 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट यानी खाना मिलेगा। गवर्नमेंट एडेड स्कूल में, स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर में, मदरसा में, मकतब में, जहाँ भी बच्चा पढ़ रहा है वहाँ पे सब जगह उसको मिड डे मील मिलेगा। एक पढ़ना लिखना अभियान चलाया गया। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी वापस से एडल्ट एजुकेशन के लिए, है ना, पढ़ना लिखना अभियान, यानी कि ये उनके लिए जो एडल्ट एजुकेशन के लिए है। इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग 2020-21 विद अ फिजिकल टारगेट ऑफ इम्पार्टिंग फंक्शनल लिटरेसी, यानी कुछ लिटरेसी दे पाए 57 लाख एडल्ट इलिटरेट्स को। एडल्ट का मतलब हो गया यहाँ पे जो भी पर्सन 18+ हो गया लेकिन वो स्कूल नहीं गया कभी भी, यानी वो बिल्कुल इलिटरेट है। लिटरेट की डेफिनेशन क्या है, अगर भारत में मैं कहूँ कि लिटरेट, हम किसको कहेंगे कि ये लिटरेट है ना। साक्षर किसको कहेंगे, साक्षर उसको कहेंगे कि 7 साल का बच्चा अगर किसी भी भाषा में, भारत में किसी भी भाषा में लिख कर पढ़ ले, यानी अपने साइन करना आते हों या किसी भी भाषा में लिख ले, पढ़ ले, लिख और पढ़ दोनों ले, है ना, उसको हम साक्षर कहेंगे, तो उसको हम लिटरेट कहेंगे, 7 साल से ऊपर का पर्सन। तो अब यहाँ पे कोई अगर पर्सन 18+ हो गया लेकिन उसने लिखना पढ़ना नहीं सीखा, तो उसके लिए अभियान चलाया गया, पढ़ना लिखना अभियान, जिससे कि उसको वो एजुकेशन दी जाए। इन द एज ग्रुप ऑफ 15 एंड अबव अंडर बेसिक लिटरेसी प्रोग्राम्स, स्कीम को एक्सटेंड किया गया, 2021 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया था।
फिर आते हैं रूसा प्रोग्राम आया, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, यानी कि उच्चतर का मतलब हो गया यहाँ पे 10th-12th की बात कर रहे हैं। ये भी वापस से एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, ठीक है। ऑपरेटिंग इन मिशन मोड में इसको चलाया गया फंड करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को, है ना। अचीव द एम्स ऑफ इक्विटी, एक्सेस एंड एक्सीलेंस, यानी कि उच्चतर शिक्षा जब आपको मिलनी है, यानी कि आप जब कॉलेज में चले जाएंगे, BMA वाली जब आप पढ़ाई करेंगे, तो उसके लिए इसको चलाया गया। फंडिंग टू स्टेट्स बीइंग मेड ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ स्टेट हायर एजुकेशन प्लान, यानी कि फंडिंग किस तरह से दी जाएगी राज्य को पैसा किस तरह से मिलेगा, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ स्टेट हायर एजुकेशन प्लान, यानी कि क्रिटिकली, यानी कि हम वहाँ पे आलोचनात्मक या समालोचनात्मक आप कह सकते हो कि वहाँ पे सरकार जो है वो एनालाइज करेगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जब वो पैसा देगी उससे पहले वो एनालाइज करेगी कि स्टेट में हायर एजुकेशन प्लान क्या है स्टेट के, उसके बाद स्टेट पे पैसा आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, विच डिस्क्राइब ईच स्टेट स्ट्रैटेजी टू एड्रेस इशू ऑफ इक्विटी, एक्सेस एंड एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन, कि हर राज्य क्या कर रहा है कि वहाँ के उसके यहाँ के बच्चों को इक्विटी से, एक्सेस में और एक्सीलेंस में हायर एजुकेशन मिल सके, यानी कि समानता के रूप में एक्सेस, यानी कि वो बच्चा वहाँ पहुँच सके। ऐसा ना हो कि वो बच्चा एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है इंस्टीट्यूशन, है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। निष्ठा प्रोग्राम, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ अभी थोड़ा सा ऊपर। निष्ठा के फॉर्म देख लो, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, यानी टीचर्स के लिए प्रोग्राम बनाया गया ये, टीचर्स के सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, कि जिससे कि टीचर को ट्रेनिंग दी जा सके। तो दैट्स ऑल। तो यही थी आपका पूरा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, तो नहीं है ये, राइट टू एजुकेशन के बारे में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अब वापस कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि राइट टू एजुकेशन कंप्लीट हो गया, इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कवर कर लेंगे। तो इसमें एजुकेशन के लिए इसमें और कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि इसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिस्कस कर लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ें हैं वो डिस्कस कर ली, कौन से आर्टिकल में राइट टू एजुकेशन है वो डिस्कस कर लिया, एजुकेशन में क्या गवर्नमेंट ने अब तक किया है और क्या हो सकता है वो सब हमने कर लिया। तो कुल मिला के राइट टू एजुकेशन कंप्लीट होता है। अगर आपके पास लोअर PCS मेंस पे इस पे सवाल आता है तो आप 100 शब्दों में बहुत ही अच्छा आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि आपको सारा कंटेंट इसमें मिल चुका है। तो जो लोग लोअर PCS मेंस के ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोअर PCS मेंस में ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। आप जितना डिले करेंगे, जितना लेट करेंगे, आपका उतना ही लॉस होगा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं उनको देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से मोटिवेशन भी मिलता है और अच्छा भी लगता है थोड़ा कि आप लोगों को पसंद आ रही है। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक कर दीजिए, आपको लगता है अगर कुछ कमी है तो कमियों को मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा, और अगर आपको पसंद आता है तो उसको आप लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।